मैं अपने भैया से बहुत प्यार करती थी। भैया ही मेरे जीवन का वह सबसे मजबूत सहारा थे, जिनके सामने मैं अपने दिल की हर बात खुलकर कह सकती थी। माँ बाप का प्यार तो था, लेकिन भैया का प्यार कुछ अलग ही था। जब भी किसी चीज की जरूरत होती, सबसे पहले भैया का ही ख्याल आता। उनके साथ बिताए वह बचपन के लम्हे, छोटी छोटी खुशियां और अनगिनत बातें, ये सब मेरी जिंदगी का अनमोल खजाना बन गए थे। वह शाम है जब मैं थोड़ी उदास थी। भैया ने आते ही मेरी आंखों में झांकते हुए पूछा, क्या हुआ मेरी छोटी राजकुमारी, क्यों इतनी चुप है? आज सुप्रिया के दिल का बोझ तुरंत हल्का हो गया। मैंने भैया को सब कुछ बता दिया। भैया ने बिना कुछ कहे ही मेरी सारी परेशानियां समझ लीं और उसके माथे को चूमते हुए कहा, तू बस इतनी सी बात के लिए परेशान है, मैं हूं ना तेरे साथ। बस इतना सुनना ही काफी था दोस्तों। कहानी को पूरा सुनिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके दिल को फिर से सुकून मिल गया। भैया की शादी होने के बाद सुप्रिया के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह जानती थी कि भैया अब भाभी के साथ एक नए जीवन की शुरुआत करने वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसे लगने लगा था कि शायद अब भैया के पास उसके लिए उतना वक्त नहीं रहेगा। भैया की शादी में वह सबके सामने हंसते हंसते काम तो करती रही, लेकिन उसके दिल में कई सवाल उमड़े घुमड़ रहे। उसने भैया के चेहरे पर उस वक्त की खुशी को देख खुद को समझाने की कोशिश की कि यह नया रिश्ता भी तो उसकी खुशी का हिस्सा है। शादी के बाद जब भैया भाभी के साथ आए तो भाभी ने सुप्रिया को ऐसे अपनाया जैसे वह उनकी अपनी बहन हो। धीरे धीरे सुप्रिया और भाभी के बीच भी एक गहरा रिश्ता बन गया। भैया अक्सर मुस्कुराते हुए कहता, अब तो मेरी दोनों राजकुमारियां हैं। और सुप्रिया को एहसास होता कि भैया का प्यार अब दो हिस्सों में बंटा नहीं है, बल्कि और भी गहरा हो गया है। एक रात जब सब सो चुके थे, सुप्रिया छत पर जाकर अकेले बैठ गई। भैया ने उसे ढूंढा और उसके पास बैठकर पूछा, क्या सोच रही है छोटी? सुप्रिया ने धीरे से कहा, भैया, आपकी शादी के बाद ऐसा लगता है जैसे कुछ बदल गया है। कहीं आप मुझसे दूर तो नहीं हो रहे हैं? भैया ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, तू मेरी सबसे प्यारी बहन है और हमेशा रहेगी। भाभी ने मेरी जिंदगी में नई खुशियां लाई हैं, लेकिन तुझे कोई भी जगह नहीं ले सकता। तू हमेशा मेरी वही छोटी राजकुमारी रहेगी। उस रात सुप्रिया का दिल फिर से खुशियों से भर गया। उसे यह समझ में आ गया कि भैया का प्यार कभी नहीं बदलेगा। सुप्रिया का परिवार एक छोटे से गांव में रहता था, लेकिन भैया की नौकरी की वजह से वह तीनों शहर में रहते थे। गांव की सादगी और हरे भरे खेतों की आदत छूट जाने के बाद सुप्रिया के लिए शहर की जिंदगी थोड़ी अजनबी और अकेली सी लगती थी। यहाँ न वैसे पेड़ थे, न वह मिट्टी की खुशबू, न ही बचपन के दोस्त, लेकिन भैया का स्नेह और भाभी का अपनापन उसे हर दिन इस नए माहौल में ढलने का सहारा देते थे। भैया उसे हर रोज स्कूल छोड़ते थे और अक्सर उसे देर शाम को लेट लतीफी से ही घर पहुंच पाते थे। भाभी हमेशा उसके लिए खाना बनाकर रखती, उसका इंतजार करती और रोज रात में उसके साथ ढेरों बातें करती। लेकिन भैया का साथ ना मिल पाने से एक अजीब सी कमी महसूस होती। सुप्रिया का इंतजार करना और भैया के आने की आहट सुनते ही खुशी से दौड़कर गले लग जाना उसकी आदत सी बन गई थी। एक दिन भैया ने कहा कि उन्हें कुछ समय के लिए ऑफिस के काम से दूसरी जगह जाना होगा। यह सुनकर सुप्रिया के दिल में हलचल मच गई। उसके मन में डर था कि भैया के बिना वह कैसे रह पाएगी। उसने कोशिश की कि इस बात को जाहिर ना होने दे, लेकिन उसकी आंखों में साफ साफ उसकी चिंता झलक रही थी। भैया ने उसके पास बैठते हुए कहा, मेरी प्यारी छोटी, ये बस कुछ दिन की बात है। मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा, और जब तक मैं नहीं हूं, तुम्हारी भाभी है ना, वह भी तो तुम्हारी ही अपनी है। सुप्रिया ने भैया के गले लगते हुए कहा, भैया, मुझे आपके बिना बहुत अकेलापन लगता है। आपसे दूर होने का ख्याल ही मुझे बेचैन कर देता है। भैया ने उसके आंसू पोंछ हुए कहा, अरे मेरी छोटी बहादुर राजकुमारी, कब से इतनी कमजोर हो गई? मैं कहीं नहीं जा रहा, हमेशा तुम्हारे दिल में हूं। बस कुछ ही दिन की बात है। अगले दिन भैया का जाना तय हुआ। वह सुबह सुबह चले गए। सुप्रिया के लिए वह सुबह बहुत भारी थी। भाभी ने उसे गले लगाया और कहा, सुप्रिया, मैं हूं तुम्हारे साथ। हम दोनों साथ रहेंगे और मिलकर हर पल को संवारें। भाभी का यह सहारा पाकर उसे कुछ राहत तो मिली, लेकिन भैया की कमी महसूस होना लाजमी था।
शामें अब और भी सन्नाटे से भरी लगती थीं। भैया का इंतजार उसे हर रात जगाए रखता था और वह उनके फोन कॉल का बेसब्र से इंतजार करती थी। एक दिन भैया का फोन आया। सुप्रिया ने उतावलेपन से फोन उठाया और उनसे अपनी सारी बातें कह डाली। भैया ने हंसते हुए उसकी बातें सुनी और कहा, तू सच में मेरी जान है छोटी। मैं जल्द ही वापस आऊंगा और फिर हम ढेर सारी बातें करेंगे, ठीक है? इन दिनों में भाभी और सुप्रिया का रिश्ता और गहरा हो गया। भाभी ने उसे समझाया कि जिंदगी में बदलाव तो आते रहते हैं, लेकिन हमारा प्यार हमेशा एक जैसा ही रहता है। भाभी का यह कहना सुप्रिया के दिल में गहरी छाप छोड़ गया। कुछ हफ्तों बाद भैया वापस आए। घर में उनकी खुशबू और आवाज का एहसास होते ही सुप्रिया का चेहरा खुशी से चमक उठा। वह भागकर भैया से लिपट गई और आंसुओं के बीच बोली, आपके बिना यहां सब अधूरा था, अब सब पूरा हो गया है। भैया ने उसे गले लगाते हुए कहा, मैं भी तुमसे दूर रहकर खुद को अधूरा महसूस करता हूं। तुम मेरी वह खुशी हो जिसे कोई भी बदल नहीं सकता। उस दिन सुप्रिया ने महसूस किया कि भैया का प्यार सिर्फ एक रिश्ते का नाम नहीं था, वह उसके दिल की धड़कन थी। वह पल हमेशा के लिए उसके दिल में एक मीठी याद बनकर रह गया। भैया की शादी के बाद सुप्रिया के जीवन में एक नया मोड़ आया। अब उसकी हाँ भी, रिया भी उनके साथ थी। भैया और सुप्रिया के बीच का अनोखा रिश्ता अब रिया के आने से और भी खूबसूरत हो गया था। शुरुआत में सुप्रिया के मन में हल्की सी अनजान सी हिचकिचाहट थी। उसे लगता था कि शायद अब भैया का वक्त और प्यार थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि उनके जीवन में अब एक और इंसान आ चुका है। लेकिन धीरे धीरे रिया ने अपने स्नेह और समझदारी से इन सारी चिंताओं को मिटा दिया। रिया ने भाभी से बढ़कर एक दोस्त का रूप ले लिया था। वह सुप्रिया के साथ घंटों बातें करती, उसे पढ़ाई में मदद करती, उसके सपनों को समझती और उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखती। रिया ने उसे हर उस खालीपन से भर दिया जो वह कभी कभी भैया के काम में व्यस्त होने के कारण महसूस करती थी। सुप्रिया की जिंदगी में एक और यादगार मोड़ आया जब एक दिन स्कूल में उसकी परफॉर्मेंस थी और वह चाहती थी कि उसके भैया भाभी दोनों उसके इस खास दिन में उसके साथ हों। लेकिन उस दिन भैया ऑफिस के काम में इतनी बुरी तरह उलझे थे कि आ नहीं सके। सुप्रिया का दिल टूट सा गया। वह अपनी परफॉर्मेंस के लिए तैयारी कर रही थी, लेकिन मन में एक खालीपन था। उसे लगा कि भैया के बिना उसकी यह खुशी अधूरी रह जाएगी। पर जब उसने मंच पर कदम रखा तो उसकी आंखें भीड़ में एक परिचित चेहरा तलाश रही थीं, और तभी उसने देखा रिया सबसे आगे की पंक्ति में बैठकर उसे देख रही थी, मुस्कुरा रही थी और उसे प्रोत्साहित कर रही थी। रिया की इस उपस्थिति ने सुप्रिया के दिल में एक नया आत्मविश्वास भर दिया। उसने परफॉर्मेंस दी और उसके बाद जब वह मंच से उतरी तो रिया ने उसे गले लगाते हुए कहा, तूने कमाल कर दिया सुप्रिया, भैया को तुझ पर गर्व होगा। उस दिन सुप्रिया को एहसास हुआ कि भाभी उसकी जिंदगी में किसी कमी को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि एक नया रिश्ता बनाने के लिए आई हैं। भैया के ना होने के बावजूद भी उसे रिया के साथ ऐसा लग रहा था जैसे उसकी दुनिया संपूर्ण है। रात को जब भैया घर लौटे तो रिया ने हंसते हुए उन्हें ताना दिया, तुम्हें पता नहीं आज तुम्हारी बहन ने कितनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। भैया ने सुप्रिया को गले लगाते हुए कहा, मुझे पता है मेरी बहन सबसे बेहतरीन है। और तभी रिया ने मजाक में कहा, लेकिन इसका श्रेय मुझे भी तो मिलना चाहिए, क्योंकि मैं वहां थी और मैंने इसका हौसला बढ़ाया। सभी ह पड़े और उस हंसी के बीच सुप्रिया को ऐसा महसूस हुआ कि उसका परिवार, उसका यह छोटा सा संसार सचमुच संपूर्ण है। समय के साथ रिया और सुप्रिया का रिश्ता और भी गहरा हो गया। वे बहनों से बढ़कर सच्ची सहेलियां बन गईं। रिया अक्सर सुप्रिया को अपनी कहानियां सुनाती, अपने सपने और संघर्षों की बातें करती और उसे जीवन के हर मोड़ पर मजबूत बनना सिखाती। सुप्रिया के दिल में भाभी के लिए एक अलग ही आदर और स्नेह का भाव विकसित हो गया था। एक बार जब सुप्रिया बीमार पड़ी तो रिया ने उसकी मां की तरह उसकी देखभाल की। वह दिन रात उसके पास बैठी रहती, उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरती और उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती। सुप्रिया को महसूस हुआ कि रिया सिर्फ भैया की पत्नी नहीं थी, बल्कि उसके जीवन का भी अभिन्न हिस्सा बन चुकी थी। सुप्रिया को अब एहसास हो चुका था कि रिश्ते खून से ही नहीं, दिल से भी बनाए जाते हैं। रिया ने उसकी जिंदगी में जो खुशियां भरी, उसकी वजह से सुप्रिया के दिल में भाभी के लिए अनगिनत प्यार और आदर का भाव उमड़ पड़ा।
भैया के लिए उसका प्यार हमेशा वही था, लेकिन अब उसकी दुनिया और भी प्यारी हो चुकी थी, क्योंकि उसमें एक ऐसी भाभी थी जो उसकी सच्ची साथी और मार्गदर्शक बन चुकी थी। भाभी के मायके जाने के बाद घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। सुप्रिया को रात में अकेले सोना बड़ा अजीब लगने लगा था। भाभी के साथ बातें करते करते कब नींद आ जाती, उसे पता ही नहीं चलता था। अब हर रात उसके कमरे में एक खामोशी सी थी। वह चुपचाप सोच रही थी कि इन 10 दिनों को कैसे कांगी। एक रात उसने भैया के पास जाकर कहा, भैया, मुझे अकेले सोने में बहुत अजीब लग रहा है। भाभी का बिस्तर खाली है, क्या मैं वहीं सो सकती हूँ? भैया उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, अरे मेरी छोटी राजकुमारी, क्यों नहीं, चलो, तुम्हारे लिए वह जगह हमेशा है। उस रात जब सुप्रिया भाभी के बिस्तर पर लेटी तो उसे लगा जैसे वह फिर से बचपन में लौट आई हो, जब वह हर रात भैया के पास सो जाती थी। भैया ने उसे प्यार से चादर ढाई और बगल में बैठकर उसकी छोटी छोटी बातें सुनते रहे। रात में भैया ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, अच्छा, तुम्हारी स्कूल में तो सब ठीक चल रहा है ना? सुप्रिया ने थोड़ी संजीदगी से जवाब दिया, हाँ भैया, सब अच्छा है, लेकिन जब आप और भाभी साथ होते हो तभी घर पूरा लगता है। भाभी नहीं है तो लगता है कुछ खाली खाली सा है। भैया ने उसकी बात पर गहरी सांस लेते हुए कहा, तू बिल्कुल सही कह रही है सुप्रिया। सचमुच रिया के बिना यह घर सुना सा लगता है। वह है तो जैसे हम सबका ख्याल रखती है, और तुम्हें पता है, जब तुम दोनों मेरे पास होती हो तब मुझे भी अपने दिन की सारी थकान भूल जाती है। सुप्रिया ने भैया की बात सुनकर हल्की सी मुस्कान दी और बोली, भैया, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। भाभी आपके लिए इतनी खास क्यों है? भैया ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, क्योंकि रिया वह है जिसने मेरे जीवन में एक नया उजाला भरा है। उसने मुझे समझा, मुझे अपनाया, और उसने हर दिन हमें और इस घर को संवार दिया। जैसे तुम मेरे लिए हो, वैसे ही रिया भी है, जो मेरे हर सुख दुख में मेरे साथ होती है। शायद तुम्हें भी धीरे धीरे उसकी इस खासियत का एहसास हुआ है ना? सुप्रिया ने धीरे से सिर हिलाया और भैया का हाथ पकड़ते हुए बोली, हाँ भैया, भाभी तो सच में बहुत प्यारी हैं। जब वह आसपास होती हैं तो मैं खुद को बहुत सुरक्षित और खुश महसूस करती हूँ। उस रात दोनों ने बहुत देर तक बातें की। भैया ने उसे बचपन के ढेरों किस्से सुनाए, कैसे वह छोटी छोटी बातों पर लड़ते थे, कैसे माँ पापा के पास उनकी शिकायतें लगाते थे। सुप्रिया के लिए यह पल किसी खजाने से कम नहीं थे। अगले दिन भी सुप्रिया भैया के कमरे में ही सोने आई। वे दोनों एक साथ फिल्म देख रहे थे। हंसते बोलते समय कब निकल गया पता ही नहीं चला। हर दिन भैया उसके लिए नई नई चीजें लेकर आते ताकि उसे अच्छा लगे और भाभी की कमी महसूस ना हो। जब 10वें दिन भाभी वापस आई तो सुप्रिया और भैया ने उनके स्वागत के लिए खास तैयारी कर रखी थी। घर को सजाया गया था और रिया के पसंदीदा फूलों से पूरा कमरा महक रहा था। रिया को यह देखकर हैरानी भी हुई और खुशी भी, क्योंकि उसे यह अंदाजा नहीं था कि उसकी गैर हाजिरी में उसके भैया और सुप्रिया ने उसके लौटने का इतनी बेसब्र से इंतजार किया था। रिया ने जैसे ही घर में कदम रखा, सुप्रिया ने दौड़कर उसे गले लगाया और कहा, भाभी, मुझे आपकी बहुत याद आई। बिना आपके सब अधूरा सा लग रहा था। रिया ने उसे प्यार से गले लगाते हुए कहा, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आई। मेरी छोटी, लगता है इन 10 दिनों में तुम और भैया ने खूब मस्ती की होगी। भैया ने हंसते हुए कहा, हाँ, लेकिन तेरी कमी बहुत महसूस हुई। अब जब तू वापस आ गई है तो सब कुछ फिर से पूरा हो गया है। उस रात भाभी ने मुस्कुराते हुए सुप्रिया से कहा, अब से कभी तुम्हें अकेलापन महसूस नहीं होगा, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। सुप्रिया ने सिर हिलाते हुए अपनी भाभी के कंधे पर सिर रख दिया और उसकी आंखें खुशी के आंसू से भर आईं। इस पूरे अनुभव ने सुप को एक और गहरा एहसास दिया कि भाभी उसके जीवन का एक ऐसा हिस्सा बन चुकी थी जो अब कभी अलग नहीं हो सकता। सुप्रिया के लिए भाभी का इंतजार मुश्किल होता जा रहा था। हर दिन उसे महसूस होता जैसे घर में कुछ अधूरा सा है, लेकिन इन दिनों में उसे भैया का और भी करीबी होने का मौका मिला। वह दोनों अब रोज रात को एक दूसरे से खुलकर बात करते, हंसते और कई सालों से बसी हुई छोटी छोटी यादों में खो जाते। भैया हर रात उसके लिए कोई न कोई कहानी या पुरानी याद ताज़ा करते, जिससे उसका दिल हल्का हो जाता। एक रात जब सुप्रिया और भैया छत पर बैठे थे, उन्होंने तारों भरे आसमान को देखते हुए अपने बचपन की बातों में डूब गए। सुप्रिया ने अचानक कहा, भैया,
क्या आपने कभी महसूस किया है कि भाभी के बिना यह घर कितना खाली खाली लगता है? भैया ने थोड़ी उदासी से जवाब दिया। हाँ छोटी, हर पल लगता है कि कुछ छूट सा गया है। तुम्हारी भाभी के बिना यह घर एकदम ठहरा हुआ लगता है। सुप्रिया भैया के चेहरे पर पसरी हुई उदासी देख रही थी। उसे अचानक अपने भैया के इस अकेलेपन का एहसास गहरा हो गया। भाभी के बिना भैया भी जैसे खुद को अधूरा महसूस कर रहे थे। यह देखकर सुप्रिया के दिल में अपने भैया के लिए और भी ममता जाग उठी। उसने धीरे से भैया का हाथ थाम लिया और कहा, भैया, मैं जानती हूँ कि भाभी आपकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, लेकिन इन दिनों मैं भी तो हूं ना आपके साथ। मैं आपकी प्यारी छोटी बहन हूं और मैं हमेशा आपके साथ हूं। जब तक भाभी नहीं आती, मैं आपकी देखभाल करूंगी। भैया ने उसके चेहरे की मासूमियत और उस सच्ची भावना को देखा। उन्होंने मुस्कुराते हुए उसका सिर सहला और कहा, हाँ, तू हमेशा से मेरी ताकत रही है छोटी। तेरा साथ मुझे हमेशा सुकून देता है। उस रात सुप्रिया ने तय किया कि जब तक भाभी वापस नहीं आती, वह भैया का हर तरह से ख्याल रखेगी। अगले दिन से उसने भाभी की तरह भैया के लिए छोटे छोटे काम करना शुरू कर दिया। सुबह सुबह उनके लिए चाय बना देती, रात में उनके पसंद का खाना बनवाने में मदद करती और जब भैया थके हुए आते तो उनके लिए पानी ले आती। एक दिन भैया ऑफिस से थके हुए लौटे तो सुप्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया, आज आपके लिए आपकी पसंदीदा चाय बनाई है, जल्दी से फ्रेश हो जाइए, मैं लेकर आती हूँ भैया। उसकी यह छोटी छोटी कोशिशें देखकर बहुत खुश थे। उन्हें अपनी छोटी बहन में एक नई जिम्मेदारी और परिपक्वता नजर आने लगी थी। उस रात जब भैया अपने कमरे में बैठे थे तो सुप्रिया उनके पास आई और बोली, भैया, क्या मैं आज आपके पास बैठ सकती हूँ? बस आपसे बातें करने का मन कर रहा है। भैया ने प्यार से सिर हिलाते हुए कहा, तू तो मेरे दिल की रानी है छोटी। हाँ, बैठ, आज हम दोनों मिलकर पूरी रात बातें करेंगे। रात भर दोनों ने ढेर सारी बातें की। भैया ने उसे अपने सपने बताए, अपनी नौकरी के संघर्ष, अपनी जिंदगी के उतार चढ़ाव के बारे में सब कुछ बताया। ये बातें सुनते सुनते सुप्रिया को अपने भैया की जिंदगी की सच्चाई का एहसास हुआ। उसने जाना कि कैसे भैया ने उसके लिए हर चीज को संभाला और उसे एक अच्छी जिंदगी देने के लिए कितनी मेहनत की। रात के आखिरी पहर में जब आसमान में हल्का हल्का उजाला हो रहा था, सुप्रिया ने भैया का हाथ पकड़कर कहा, भैया, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आपने मेरी जिंदगी में जितना प्यार और खुशियां दी हैं, उसके लिए मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी, चाहे भाभी हो या ना हो। मैं हमेशा आपकी छोटी बहन रहूंगी, आपकी देखभाल करूंगी। भैया की आंखों में नमी आ गई। उन्होंने सुप्रिया को गले लगाते हुए कहा, तू मेरी दुनिया है छोटी, तेरे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। तूने जो मुझे इन दिनों में सहारा दिया है, इसके लिए मैं हमेशा तेरा शुक्रगुजार रहूंगा। उस पल में दोनों ने एक दूसरे के प्यार और अपने अटूट रिश्ते को फिर से महसूस किया। भैया को लगा कि उसकी छोटी बहन सच में बड़ी हो गई है और सुप्रिया ने जाना कि उसके भैया ही उसकी असली दुनिया है। अगले ही दिन भाभी घर लौट आई और सब कुछ फिर से पहले जैसा हो गया। लेकिन उन 10 दिनों में सुप्रिया और भैया के बीच जो एक नया गहरा रिश्ता बना, उसने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। अब उनका रिश्ता सिर्फ भाई बहन का नहीं रहा, बल्कि एक सच्चे साथी और जीवन भर के सहारे का भी बन गया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड बेल आइकन पर क्लिक करें, ONL घंटी को प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो डाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं एक और दिलचस्प कहानी के साथ में। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्टोरी में। आज का स्टोरी बहुत ही अच्छी है, स्टोरी को लास्ट तक सुनिएगा। मीनाक्षी एक 24 साल की विधवा नर्स जो अपने जीवन के सबसे कठिन वक्त से गुजर रही थी, ने हॉस्पिटल में ड्यूटी शुरू की थी। एक हादसे ने उसे हमेशा के लिए अकेला छोड़ दिया था और उसकी आंखों में गहरी उदासी और दिल में अपार दर्द था। वह सुबह से रात तक मरीजों की सेवा करती, लेकिन उसकी आत्मा हमेशा एक खालीपन महसूस करती थी। उसका मन खो गया था, लेकिन वह अपने दर्द को छुपाकर काम करती रही। हॉस्पिटल की गहन चिकित्सा इकाई में हर रात उसे एक अजनबी आदमी दिखाई देता। वह आदमी, विशाल, 28 साल का, हर रात उसी समय इमरजेंसी रूम के पास खड़ा होकर मीनाक्षी को नजरें घुमा घुमा कर देखता। उसकी गहरी आंखों में एक अजीब सी चाहत थी,
जो मीनाक्षी को हमेशा असहज कर देती। उसका नाम विशाल था और वह भी एक मरीज था जो हर रात इमरजेंसी रूम में इलाज के लिए आता था। मीनाक्षी की चुप्पी और उदासी उसे अंदर तक महसूस होती। हर रात जब वह उसे घूरता तो मीनाक्षी दिल ही दिल में डर जाती। वह सोचती कि क्या वह सचमुच उसकी तरफ आकर्षित है या फिर यह बस उसका भ्रम है। मीनाक्षी का दिल फिर भी डर से कांपता था। वह अकेली थी, उसके पास कोई नहीं था और विशाल की नजरों में कुछ ऐसा था जो उसे हर बार असहज कर देता था। फिर एक रात जब हॉस्पिटल में सन्नाटा छाया हुआ था और मीनाक्षी अपनी ड्यूटी खत्म कर रही थी, विशाल उसके पास आया। वह उसके सामने खड़ा हुआ और धीरे से बोला, मीनाक्षी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मीनाक्षी ने घबराते हुए पूछा, क्या बात है विशाल? विशाल की आंखों में गहरी भावनाएं छुपी थीं। तुम्हारी चुप्पी और उदासी ने मुझे महसूस कराया कि तुम भी कुछ गहरा दर्द झेल रही हो। मैं भी अकेला हूं मीनाक्षी। मेरी जिंदगी में भी वो कमी है जो तुम महसूस कर रही हो, और जब से मैंने तुम्हें देखा मुझे लगा जैसे मेरे दिल में कुछ बदलने वाला है। मीनाक्षी को विश्वास नहीं हो रहा था। वह डरते हुए बोली, मैं नहीं समझ पा रही विशाल। मेरी जिंदगी में अब कोई जगह नहीं है किसी के लिए। मैं बस काम करती हूं ताकि अपने अतीत से भाग सकूं। विशाल धीरे से उसकी तरफ बढ़ा और उसकी आंखों में गहराई से देखा। मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकता हूं। मैं भी अपने अतीत से भाग रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि हम दोनों मिलकर उस अतीत को छोड़ सकते हैं। मैं तुम्हें प्यार करता हूं मीनाक्षी। ये शब्द जैसे उसके कानों में गूंज गए। मीनाक्षी का दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा। वह एक पल के लिए चुप हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह फिर भी कुछ नहीं कह पाई। विशाल ने उसकी चुप्पी को उसके आंतरिक संघर्ष का हिस्सा माना और उसकी हथेली को धीरे से छुआ। अगर तुम मुझे एक मौका दोगी तो मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर खड़ा रहूंगा, विशाल ने धीरे से कहा। मीनाक्षी की आंखों में डर और उलझन थी, लेकिन साथ ही कुछ उम्मीद भी थी। उसने सोचा कि क्या वह किसी को अपने पास आने का मौका दे सकती है? क्या वह किसी को अपनी दीवारें तोड़ने की इजाजत दे सकती है? कुछ देर चुप्पी के बाद मीनाक्षी ने अपने दिल की बात कही। मैं डरती हूँ विशाल, मैं खुद से भी डरती हूँ। मेरे पास खुद को संभालने की ताकत नहीं है, तो किसी और को प्यार देने की तो बात ही नहीं है। विशाल ने उसकी बातों को समझा और हल्के से मुस्कुराया। तुम अकेली नहीं हो मीनाक्षी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम अपना डर छोड़ दो और हम दोनों मिलकर उस डर को हराएंगे। यहां से उनकी कहानी ने एक नई दिशा ली। मीनाक्षी ने धीरे धीरे विशाल को अपने दिल के करीब आने दिया। विशाल ने उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया और उसने मीनाक्षी को अपने दर्द और डर को पार करने में मदद की। मीनाक्षी को महसूस हुआ कि प्यार किसी दीवार को नहीं तोड़ता, बल्कि वह दीवार के पार जाकर एक नई शुरुआत करता है। समय के साथ मीनाक्षी ने अपने अतीत को भुला दिया और विशाल के साथ अपने नए जीवन की शुरुआत की। दोनों एक दूसरे के साथी बन गए और उनकी कहानी प्यार और विश्वास की एक मिसाल बन गई। विशाल के शब्द मीनाक्षी के दिल में एक हलचल पैदा कर गए थे। वह अभी भी डर और घबराहट से घिरी हुई थी, लेकिन विशाल की आंखों में एक अजीब सी गर्मी और सुकून था जो उसे थोड़ी सी राहत दे रहा था। मीनाक्षी ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी से ऐसा सच्चा और समर्पित प्यार महसूस नहीं किया था। वह बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द उसके गले में अटक कर रह जाते थे। उसके दिल में एक तूफान था जो उसके डर और चाहत के बीच बंटा हुआ था। विशाल ने उसकी चुप्पी को समझा और उसके पास आकर उसकी कलाई पर हल्का सा दबाव डाला। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है मीनाक्षी, मैं तुम्हारे पास हूं हर वक्त। तुम जो चाहोगी वही होगा। उसकी आवाज में कोई दिखावा नहीं था, सिर्फ सच्चाई और प्यार था। मीनाक्षी ने सिर झुकाया, लेकिन उसकी धड़कनें तेज हो गईं। वह अंदर से टूट चुकी थी, लेकिन विशाल के शब्दों ने उसे एक नई उम्मीद दी थी। वह महसूस कर रही थी कि इस अजनबी आदमी में कुछ था जो उसे फिर से जिंदगी जीने की वजह दे सकता था। वह धीरे धीरे विशाल की तरफ मुड़ी और कहा, तुम कह रहे हो कि तुम मेरे पास हो, लेकिन क्या तुम जान पाओगे कि जो मैंने खोया है उसे फिर से कभी पाया नहीं जा सकता? मेरा दिल अब डर से भर चुका है विशाल। मैं नहीं जानती कि प्यार क्या होता है, क्योंकि जब मुझे जरूरत थी तब मुझे किसी ने नहीं समझा। विशाल ने उसकी आंखों में देखा और हल्के से उसकी ठोड़ी उठाई।
तुमने खोया है मीनाक्षी, लेकिन तुम्हारा दिल अभी भी जिंदा है। और जब तक मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में है, तुम कभी अकेली नहीं रहोगी। प्यार का मतलब सिर्फ एक दूसरे को महसूस करना नहीं, बल्कि एक दूसरे को अपना बनाना है। तुम मुझे अपना बना सको तो मैं तुम्हारा सब कुछ बन जाऊंगा। मीनाक्षी की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वे आंसू दर्द के नहीं, प्यार और उम्मीद के थे। उसकी आत्मा ने महसूस किया कि शायद उसे कभी प्यार का मौका ही नहीं मिला था, और अब यह मौका विशाल उसे दे रहा था। वह अपने डर और गम को छोड़ने को तैयार हो रही थी, क्योंकि विशाल उसे बिना शर्त अपनाने के लिए तैयार था। क्या तुम सच में मुझे अपना बना सकते हो? मीनाक्षी की आवाज में हल्की सी उम्मीद थी। विशाल ने उसका हाथ कसकर थामा और कहा, हाँ मीनाक्षी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, और ये प्यार सिर्फ शब्दों में नहीं है, ये मेरे दिल के हर कोने में बसा है। तुम जितनी बार भी मुझसे डरोगी, मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हारे डर को दूर करूंगा। तभी मीनाक्षी की नजरें विशाल की आंखों में खो गईं, और वह धीरे धीरे अपने डर को भूलने लगी। उस रात, उस सन्नाटे में दोनों के बीच एक ऐसा संबंध बन गया जो समय और हालात से परे था। मीनाक्षी ने महसूस किया कि उसकी दुनिया में सिर्फ विशाल ही था, और वह उसे हर कदम पर प्यार और सुरक्षा देने के लिए तैयार था। वह उसकी बाहों में खो गई, जैसे उसने अपने अतीत को छोड़ दिया हो और एक नई शुरुआत की हो। विशाल ने धीरे धीरे मीनाक्षी को अपने करीब खींच लिया, और दोनों के बीच एक गर्म एहसास पसर गया। मीनाक्षी ने अपनी आंखों में बसे डर को नजरअंदाज कर दिया और विशाल को अपनी पूरी तरह से दिल से स्वीकार कर लिया। वे एक दूसरे में खो गए, जैसे दोनों की जिंदगियां अब एक दूसरे से जुड़ गई हों। उस पल में पूरी दुनिया जैसे गायब हो गई थी, सिर्फ वे दोनों थे और उनकी मोहब्बत। मीनाक्षी ने गहरी सांस ली और विशाल से कहा, मैं अब डरती नहीं विशाल, तुमसे प्यार करने का ख्याल अब मेरे दिल को सुकून देता है। विशाल ने उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, तुम्हारी चुप्पी से ज्यादा अहम तुम्हारी मुस्कान है मीनाक्षी। मैं तुम्हारे साथ उस जिंदगी को जीना चाहता हूं जिसे तुमने खो दिया था। हम दोनों मिलकर इसे फिर से बनाएंगे। उस रात एक नया इश्क, एक नया सुकून और एक नया सफर शुरू हुआ। मीनाक्षी और विशाल ने एक दूसरे के साथ अपने डर को पीछे छोड़ते हुए एक दूसरे की तलाश की, और उनकी मोहब्बत का हर पल और भी गहरा होता चला गया। अब उनके दिलों में डर नहीं, सिर्फ एक दूसरे के लिए सच्चा प्यार था, और उसी प्यार में उनका भविष्य था। मीनाक्षी और विशाल के रिश्ते में एक अजीब सी ताकत थी, जैसे वे एक दूसरे के साथ हर पल जी रहे हों, हर दिन कुछ नया सीख रहे हों। मीनाक्षी की आंखों में एक नई उम्मीद थी, और विशाल के दिल में एक अडिग विश्वास। एक शाम जब वे दोनों अपने पसंदीदा कैफे में बैठे थे, मीनाक्षी ने चुपके से विशाल से पूछा, क्या तुम कभी डरते हो विशाल? विशाल ने एक मुस्कान के साथ उसकी आंखों में देखा और कहा, डर तो था, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मुझे महसूस हुआ कि डर को छोड़ देना ही सबसे बड़ी साहसिकता है। तुम मेरी ताकत हो मीनाक्षी। मीनाक्षी ने उसकी बातों को गहरी नजरों से महसूस किया और कहा, और तुम मेरी उम्मीद हो विशाल। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी जिंदगी अब फिर से पूरी हो गई है। उनके दिलों के बीच अब कोई दूरी नहीं थी। समय के साथ उन्होंने एक दूसरे की छोटी छोटी खुशियों और दुखों को साझा किया। विशाल के लिए मीनाक्षी अब सिर्फ एक साथी नहीं, बल्कि उसकी जीवन का सबसे अहम हिस्सा बन चुकी थी। एक दिन मीनाक्षी ने विशाल से कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं फिर से किसी से इतना प्यार कर पाऊंगी, लेकिन तुमने मुझे विश्वास दिलाया कि प्यार कभी खत्म नहीं होता। विशाल ने उसे अपनी बाहों में समेटते हुए कहा, हमारे बीच का प्यार तो अब एक गहरी नदी की तरह है मीनाक्षी, जो कभी सूखने वाला नहीं। और ऐसे ही उनके प्यार की कहानी एक नए अध्याय में दाखिल हो गई, जहां दोनों ने हर मुश्किल का सामना एक साथ किया, क्योंकि उनका विश्वास और प्यार उन्हें किसी भी जख्म से ज्यादा मजबूत बनाता था। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। मेरी शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे। मेरे पति रणवीर एक बड़े सपने के साथ विदेश गए थे, और अब वह मुझे छोड़कर वहां अपनी जिंदगी में लड़कियों से मजा ले रहे थे। दोस्तों, आपसे विनती है, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएगा। वे नौकरी के सिलसिले में महीनों तक घर से दूर रहते थे। उनके बिना मेरी दुनिया अधूरी सी लगने लगी थी। मैं पूरी रात भर करवटें बदलती रहती थी,
अपने पति से बिताए हुए शादी की पहली रात याद बहुत आती थीं, जिसे मैं सोच सोच के बहुत ज्यादा तड़पती थी। उनके बिना हर दिन जैसे एक बहुत लंबी काली रात बन चुका था और मेरी आंखों में नींद को कोई जगह नहीं मिलती थी। एक दिन जब मैं अपनी बेचैनी से और भी परेशान हो गई, तो मैंने अपनी एक तस्वीर अपने पति के फोन नंबर पर भेज दी। पर जो हुआ वह कुछ और ही था। मेरी वह तस्वीर गलती से मेरे देवर आदित्य के नंबर पर चली गई। आदित्य, जो मुझसे हमेशा ही एक सख्त और मर्यादित रिश्ते में था, अब वह उस तस्वीर को देख रहा था। मैंने जब उसे कमरे में आते देखा तो उसके चेहरे पर जुनून और जोश भरी था, और उसकी चेहरे पर जो गर्मजोशी थी उसने मेरे दिल में अजीब सी घबराहट पैदा कर दी। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मुझे डराने लगा। वह मेरी ओर बढ़ा और बिना कुछ कहे बस मुझे घूरता रहा। मैं समझ नहीं पाई कि उसकी खामोशी का मतलब क्या था, लेकिन तभी उसने अपनी पलकें झपकाते हुए कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और रात भर मेरी काली भूतियां को मजा चीखाता रहा। वो चीखों और रोने की आवाजें रूम में गूंजती रहीं। वह मुझे न देखता न सुनता। मेरा दिल कहीं बहुत दूर अकेला महसूस कर रहा था, जैसे मेरा अस्तित्व एक अंधेरी खाई में गिर चुका हो। लेकिन उसी रात मेरा मन और भी बेचैन हो गया। मैंने समीर को कॉल किया। कब आओगे समीर? मैंने फोन के दूसरी ओर समीर से पूछा, एक दर्द और बेचैनी के साथ। समीर, जो विदेश में था, मुझे अक्सर दिलासा देता था, लेकिन अब उसका जवाब मुझे और भी उलझन में डालता था। मुझे अभी छुट्टी नहीं मिल रही है, समीर ने कहा। उसकी आवाज में थकावट और कुछ छुपा हुआ था। कुछ महीने और लगेंगे। ये सुनकर मेरे अंदर का तूफान और भी तेज हो गया। तुम वापस आकर क्या करोगे? मैंने चिढ़ते हुए पूछा। तुम कभी तो वापस आओगे समीर। जब तक तुम घर नहीं लौटोगे मैं क्या करूं? वह थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीमे से बोला, समझने की कोशिश करो। हमारी जिंदगी ठीक हो सकती है, लेकिन इसके लिए मुझे अभी और मेहनत करनी होगी। अगर मैं बार बार छुट्टियां लेकर आता रहा तो मेरी नौकरी चली जाएगी। कुछ दिन सब्र करो, मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। उसकी बातों ने मुझे और भी टूटा हुआ महसूस कराया। कुछ महीनों की और जिद से उसकी आवाज में आकर मैं चुप हो गई। वह हमेशा मुझसे यही कहता रहा, समझो, यही सही है। समीर की बातों ने मेरे दिल को थोड़ी राहत दी, लेकिन मेरा मन फिर भी खाली था। वह विदेश चला गया था और अब मेरी शादी के 2 साल पूरे हो रहे थे। इन 2 सालों में मेरा सपना तो जैसे कहीं खो गया था। जिस शादी को मैंने एक आदर्श रिश्ते के रूप में कल्पना की थी, वह अब मुझे एक अंतहीन प्रतीक्षा की तरह लगने लगी। मेरे दिल में हर दिन एक नई उम्मीद जगी और टूटती चली गई। मैं सोचने लगी थी, क्या यह वही सपना था जिसे मैंने कभी अपने जीवन साथी के साथ जीने का ख्वाब देखा था? क्या यह वही प्यार था जिसे मैंने महसूस किया था, या फिर कुछ और था जो मेरे दिल के भीतर गहरे छिपा हुआ था? मुझे एहसास हुआ कि मैं न केवल समीर से बल्कि खुद से भी दूर होती जा रही थी। और अब यह सवाल मेरे मन में गूंज रहा था, क्या मैं सिर्फ उसके इंतजार में खो दी हूं, या फिर कहीं और कुछ और है जो मेरी तकलीफ की असली वजह है? जैसे ही दिन बीतते गए, मेरा दिल एक अजनबी से हो गया था। समीर की यादें, जिनमें कभी हमें एक साथ ख्वाबों की दुनिया दिखाई देती थी, अब एक धुंधली तस्वीर बन चुकी थीं। 2 साल की शादी में मैंने उम्मीदों के पहाड़ खुद पर रखे थे, और अब उन पहाड़ों का दबाव मुझ पर बहुत भारी हो चुका था। आदित्य, जो पहले मेरे लिए सिर्फ एक सख्त भाई जैसा था, अब मुझे एक अजीब तरीके से महसूस होने लगा। उसकी चुप्पी थी, उसकी घड़ी घड़ी बढ़ती हुई नजदीकी, कुछ ऐसा था जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसकी आंखों में कुछ और था, कुछ ऐसा जो बिना कहे मुझसे बहुत कुछ कह रहा था। वह मुझसे पहले जितना दूर रहता था, अब वह मुझसे कहीं ज्यादा पास था। मैंने एक दिन खुद से पूछा, क्या यह बदलते रिश्ते का संकेत है, या यह सिर्फ मेरे अकेलेपन की प्रतिक्रिया है? मेरे मन की गहराई में एक तूफान था, लेकिन उस तूफान को समझने की कोई शक्ति मेरे पास नहीं थी। एक शाम जब समीर के बिना घर में अकेली बैठी थी, मैंने आदित्य से एक छोटी सी बात की। तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि लोग हमारी भावनाओं को समझ नहीं पाते? आदित्य ने मुझे देखा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में कुछ अलग था, कुछ ऐसा जो शब्दों से नहीं कहा जा सकता था। वह चुप रहा, लेकिन उसकी खामोशी ने मुझे और उलझा दिया। दूसरे दिन आदित्य ने मुझे एक चिट्ठी दी जिसमें लिखा था,
मैं जानता हूं कि तुम अकेली हो। ये मुश्किल वक्त है और मैं तुमसे कुछ कहने की हिम्मत जुटा नहीं पाया। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम जानो, कभी कभी रिश्ते हमारी सोच से ज्यादा जटिल होते हैं। तुम्हारी जरूरतें और तुम्हारी भावनाएं सिर्फ तुमसे जुड़ी होती हैं। मैंने चिट्ठी पढ़ी और फिर उसे अपनी जेब में रख लिया। वह शब्द मेरे दिल में गहरे उतर गए, जैसे किसी ने मुझे मेरे दर्द का एहसास दिला दिया हो। उस दिन के बाद आदित्य और मैं धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगे, लेकिन दिल में एक खौफ था कि क्या हम दोनों इस रिश्ते के उस सिरे को पकड़ पा रहे हैं जहां से यह और भी उलझ सकता है। क्या हमारी नजदीकी इस अंधेरे गलियारे के अंत तक पहुंचने का रास्ता बन सकती थी। एक दिन समीर का कॉल आया। उसकी आवाज में वही पुराने विश्वास और प्यार की झलक थी, लेकिन मुझे अब सब कुछ उलझा हुआ लग रहा था। कैसी हो? उसने पूछा। मैं चुप रही, क्योंकि मैं अब वह पुरानी मैं नहीं थी जो पहले थी। समीर, अब मैं पहले जैसी नहीं रही, मैंने धीरे से कहा। तुम लौट कर भी आओ तो क्या हम वही रिश्ते वापस पा सकेंगे जो हमने पहले बनाए थे? वह चुप रहा और फिर कहा, तुम ठीक कह रही हो। शायद हम दोनों को एक दूसरे को समझने के लिए कुछ वक्त और चाहिए। उसकी बातों ने मुझे और भी गहरे में धकेल दिया। मुझे यह समझ में आने लगा कि समीर के बिना ही मैंने अपने आप को खो दिया था। क्या हम दोनों के बीच वह प्यार अब सिर्फ एक याद बनकर रह जाएगा? और फिर आदित्य की चुप्पी ने मुझे महसूस कराया कि शायद मेरे दिल की कोई और जगह थी, जहां अब समीर नहीं, बल्कि वह था। क्या यह संभव था? क्या मैं अपनी भावनाओं को समझ पाऊंगी? क्या मुझे आदित्य को अपने दिल का हिस्सा बनने का मौका देना चाहिए, या फिर समीर का इंतजार करना चाहिए, जो अब तक मेरे लिए दूर होता जा रहा था? ये सवाल अब मेरे दिल में लगातार गूंज रहे थे। हर दिन मेरे भीतर एक नया तूफान मचलता था, लेकिन इसका जवाब मुझे खुद से ही ढूंढना था। क्या रिश्तों में वफादारी ही सबसे बड़ी बात होती है, या कभी-कभी हमें खुद से भी सही निर्णय लेने की आवश्यकता होती है? समीर का फोन आया था, लेकिन अब मुझे उसकी आवाज में वह पुरानी गर्मी महसूस नहीं हो रही थी। उसकी बातें मुझे उतनी सच्ची नहीं लग रही थीं, जितनी पहले होती थीं। शायद वह सिर्फ अपने कर्तव्यों के बारे में सोच रहा था, लेकिन मैं अब उस कर्तव्य को नहीं समझ पा रही थी। आदित्य की चुप और उसके शब्द मुझे चुभने लगे थे। उसका हर जिक्र, उसकी नजदीकी, वह सब कुछ अब मेरे मन में एक असामान्य खौफ पैदा कर रहा था। मैं उसे जितना करीब से जानने की कोशिश करती, उतनी ही दूर होती जाती। क्या मैं अपनी भावनाओं को समझ पा रही थी, या फिर बस एक भ्रम में जी रही थी? वह रात मेरे लिए कुछ और ही थी। समीर का कॉल आने के बाद आदित्य ने मुझसे एक और बात की, जो मुझे झकझोरने वाली थी। वह मुझे देखकर कुछ अलग सा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चुप्पी थी। तुम ठीक तो हो? उसने मुझसे पूछा। क्या तुमने कभी सोचा है कि मैं तुमसे कुछ कहूं? मैंने एक गहरी सांस ली और फिर अपने दिल की बात कह दी। आदित्य, मुझे यह समझ में नहीं आता, अब मैं क्या करूं? समीर वापस आना चाहता है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ बदल चुका है। मैं क्या समझूं? आदित्य ने मुझे शांति से देखा, फिर धीरे से कहा, कुछ लोग हमें उस रास्ते पर ले आते हैं जहां हमें खुद को समझने का मौका मिलता है। शायद तुम उस रास्ते पर हो। उसकी बातों में कोई गहराई थी, कुछ ऐसा जो मैंने पहले महसूस नहीं किया था, जैसे वह किसी और ही दुनिया से था, और शायद वह मुझे उस दुनिया के एक हिस्से की तरह महसूस करवा रहा था। मैं चुप रही, क्योंकि मेरे अंदर कोई आवाज उठ रही थी जो आदित्य को और जानने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह आवाज मुझे डराती भी थी। अब तक जो भी कुछ मैंने सोचा था, वह सब धुंधला सा हो गया था। समीर की गैर मौजूदगी में आदित्य की चुप्पी और उसका साथ मुझे एक अजीब सी उलझन में डाल रहा था। क्या मैं उसे ठीक से समझ पा रही थी? क्या उसकी साइलेंस का मतलब कुछ और था, या फिर यह सिर्फ एक भूल भुलैया थी जिसमें मैं फंसी हुई थी? एक रात जब आदित्य मुझसे अकेले में बात कर रहा था, उसने कुछ ऐसा कहा जो मेरी दुनिया को हिला देने वाला था। तुम जानती हो, कभी कभी हम वही नहीं होते जो हम दिखाते हैं। हम सबके अंदर एक छुपा हुआ हिस्सा होता है, वह हिस्सा जो कभी सामने नहीं आता, लेकिन जब वह आता है तो सब कुछ बदल जाता है। मैंने उसकी बातों को हल्के में लिया था, लेकिन वह शब्द मेरे दिल में कहीं गहरे उतर गए थे। क्या वह मुझे कुछ इशारा दे रहा था? क्या उसने अपनी आंखों से मुझे वो देख लिया था जिसे मैं खुद नहीं पहचान पा रही थी? समीर का कॉल फिर आया। इस बार उसकी आवाज में एक ठंडापन था, एक दूरी थी
जो अब मुझे बहुत महसूस होने लगी थी। कैसी हो? उसने वही सवाल पूछा। मुझे लगा, क्या यह वही समीर था जिसे मैंने हमेशा अपने दिल में जगह दी थी? मैंने धीरे से कहा, समीर, अब मुझे कुछ समझ नहीं आता। तुम्हारे बिना सब कुछ अधूरा लगता है, लेकिन आदित्य के करीब आकर मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ बदल रहा है। मैं क्या करूं? तुम आते हो तो क्या हम वही पहले वाले रिश्ते को वापस पा सकते हैं? वह चुप रहा। शायद उसे भी समझ में आ गया था कि अब कुछ और था जो मेरे दिल में चल रहा था। तभी आदित्य का चेहरा मेरे सामने था। वह चुप था, लेकिन उसकी आंखों में एक सवाल था। क्या वह मुझे वह जगह दे सकता था जो समीर ने कभी नहीं दी? मैंने खुद से पूछा, क्या यह जो हो रहा है, क्या यह मेरा भ्रम था या फिर एक और नया रास्ता था जिसे मैं समझने की कोशिश कर रही थी? फिर एक दिन वह घड़ी आई जब सब कुछ सामने आ गया। आदित्य ने मुझसे अपनी भावनाओं का इजहार कर दिया। उसने मुझसे कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूं, हमेशा से। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम यह नहीं समझ पाओगी। मैं तुम्हारे साथ हर पल बिताना चाहता हूं, लेकिन तुम बस उस जगह पर खड़ी हो जहां तुम्हारे दिल में समीर की यादें हैं। मैं तुम्हारे साथ हर राह पर चल सकता हूं, लेकिन तुम्हें खुद से यह सवाल करना होगा, क्या तुम उस रास्ते पर मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो? उसकी बातों ने मेरी दुनिया को हिला दिया था। मेरे दिल में दो दिशाएं थीं, एक समीर की दुनिया जो मुझे कभी अपनी तरफ खींचती थी, और एक आदित्य की दुनिया जो अब मेरी हकीकत बन चुकी थी। कभी कभी हमें अपनी सच्चाई को पहचानने में वक्त लगता है। अब मैं समझ पाई थी कि मेरे अंदर जो उलझन थी वह सिर्फ एक बाहरी कारण नहीं थी, बल्कि मेरे खुद के डर और संकोच का परिणाम थी। क्या समीर को वापस आने का मौका देना चाहिए था, या आदित्य के साथ नए रास्ते पर चलने का? यह सवाल अब मुझे रोज परेशान करता था, लेकिन जवाब एक ही था। मुझे अपनी जिंदगी को खुद के हिसाब से जीने का हक था। वह रात मेरे लिए कुछ अलग थी। आदित्य की बातें मेरे दिल में गहरे घाव की तरह चुभ गई थीं। क्या वह सचमुच मुझसे प्यार करता है? मेरा मन इन सवालों से भर गया था। समीर की अनुपस्थिति, आदित्य की निकटता और मेरे अंदर फूटते जज्बात, ये सब मेरे अंदर एक तूफान की तरह मचल रहे थे। एक ही वक्त में मेरी दुनिया टूटती जा रही थी और दूसरी ओर कुछ नया बनने की चाहत भी थी। उस रात मुझे कुछ और महसूस हुआ। आदित्य का नजदीक आना, उसकी बातें, उसकी चुप, इन सब में कोई बात थी जो अब मुझे बेचैन कर रही थी। क्या यह प्यार था या बस एक लम्हे की कमजोरी? क्या मैंने सचमुच अपने दिल की बातों को समीर से छुपाया था, या फिर यह सिर्फ एक भ्रम था जो आदित्य की तरफ खींचता चला गया था? रात के सन्नाटे में अचानक आदित्य का मैसेज आया। उसने लिखा था, तुम्हें क्या लगता है, समीर लौटने के बाद हमारी जिंदगी वैसी ही होगी जैसी पहले थी? मेरे हाथों में मोबाइल था और दिल में धड़कनें तेज हो गईं। आदित्य का सवाल गहरी सच्चाई की ओर इशारा कर रहा था। क्या हमारी जिंदगी वही रह सकती थी या फिर सब कुछ बदल चुका था? मैंने खुद से पूछा, क्या समीर वही है जिसे मैंने कभी प्यार किया था, या फिर आदित्य के रूप में मैं कुछ और तलाश रही हूं? हर सवाल मेरे दिल को और भी उलझा रहा था, और मैंने मन ही मन तय किया कि मुझे अब किसी एक दिशा में फैसला लेना होगा। तभी फोन की घंटी बजी। समीर का कॉल था। तुम कैसी हो? उसकी आवाज में वही पुरानी नरमी थी, लेकिन अब वह नरमी मेरे दिल को बहलाने की बजाय और ज्यादा उलझाने लगी थी। मैंने जो भी महसूस किया उसे छुपाया और कहा, ठीक हूं, तुम बताओ क्या हो रहा है? लेकिन मेरी आवाज में वह गहराई और बेचैनी साफ झलक रही थी। समीर ने कहा, मुझे वापस आने में कुछ समय लगेगा, लेकिन मैं सोच रहा हूं शायद हम दोनों को एक नई शुरुआत करनी चाहिए। तुम और मैं जैसे पहले थे वैसे ही। क्या तुम मुझसे वही प्यार महसूस करती हो? उसके शब्दों ने मेरे दिल को फिर से उसी पुराने रास्ते पर डाल दिया, लेकिन अब मैं उस रास्ते पर आगे बढ़ने से डर रही थी। मैंने चुपचाप फोन रखा और सोचने लगी। आदित्य की चुप्पी और उसके अंदर छिपे जज्बात ने मुझे एक उलझन में डाल दिया था। क्या मैं समीर से फिर वही रिश्ते वापस पा सकती थी, या फिर आदित्य की तरफ बढ़ने का यह नया रास्ता मुझे उस सच का सामना करा सकता था जो मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं देख पाई थी? वह दिन आ ही गया जब समीर वापस लौट आया। दरवाजे पर खड़ा समीर अपने पुराने प्यार के साथ मुझे फिर से अपने पास खींचता हुआ। मैंने उसे देखा। उसकी आंखों में वही पुराना प्यार था, लेकिन अब वो प्यार मुझे वैसे महसूस नहीं हो रहा था।
क्या यह वही प्यार था जिसे मैंने अपने जीवन का हिस्सा माना था, या फिर अब कुछ और था? तभी आदित्य की यादें मेरे दिल में उभरने लगीं। उसका पास आना, उसकी नजदीकियां। क्या यह सब सिर्फ मुझे किसी नए रिश्ते की तलाश में था, या फिर यह एक ऐसा रास्ता था जिसे मैं कभी भी समझ नहीं पाई? समीर ने मुझे अपने पास खींचा और कहा, तुमने मुझे बहुत मिस किया, है ना? लेकिन मेरी आंखों में वह पुरानी स्फूर्ति नहीं थी। मैं चुप रही और फिर कहा, समीर, अब हम वही नहीं हैं जो हम पहले थे। मेरी सोच बदल चुकी है और शायद अब मुझे कुछ और चाहिए। यह सुनकर समीर का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी और चिंता थी। वह खामोश हो गया, जैसे उसकी पूरी दुनिया पल भर में बदल गई हो। मैंने अपनी आंखें झुका लीं और फिर देखा, आदित्य बाहर खड़ा था। वह मुझे ऐसे देख रहा था जैसे वह मेरे हर एक कदम को समझने की कोशिश कर रहा हो। वह चुपचाप कमरे में आया और समीर से आंखों में आंखें डालते हुए कहा, क्या तुम समझते हो कि सिर्फ तुम्हारा लौट आना सब कुछ पहले जैसा बना सकता है? आदित्य का सवाल चुभ गया था और समीर का चेहरा और भी बुझ गया। अब मैं और आदित्य दोनों ही खड़े थे और समीर कहीं दूर खड़ा था, जैसे कोई तीसरी दुनिया में खो गया हो। ये पल मेरे लिए एक मोड़ था जहां मुझे अपने दिल की आवाज सुननी थी। क्या मैं समीर को वापस अपने जीवन में लाऊं, या फिर आदित्य के साथ इस अनकहे रिश्ते की शुरुआत करूं? तुमने सही कहा आदित्य, मैंने धीरे से कहा। कभी कभी हमें अपने दिल की बात सुननी पड़ती है, और यही वह वक्त था जब मुझे यह समझना पड़ा कि समीर और मैं अब एक दूसरे के लिए नहीं हैं। समीर ने एक बार फिर मुझसे पूछा, क्या तुम मुझे छोड़ रही हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ रही समीर, मैंने कहा, लेकिन मुझे अब खुद को तलाशने का वक्त चाहिए। आदित्य ने मुझे देखा और वह धीरे से मुस्कुराया। तुमने सही फैसला लिया। वह पल मेरे लिए एक पूरी दुनिया बदलने जैसा था। समीर, जो कभी मेरे लिए सब कुछ था, अब मुझे लगता था कि उसका प्यार अब मेरे लिए उतना जरूरी नहीं था। आदित्य का प्यार, उसकी समझ, उसकी नजदीकी अब मुझे सब कुछ साफ दिखा रही थी। कहानी की उलझन अब और भी गहरी हो गई थी। समीर और आदित्य के बीच का अंतर, मेरे खुद के इमोशंस और एक नया रास्ता जो मैंने खुद के लिए चुना, ये सब इस कहानी को एक सस्पेंस से भर देता था। क्या मैं सही फैसला ले रही थी? क्या आदित्य के साथ भविष्य को लेकर मेरे मन में उम्मीदें थीं, या फिर ये सिर्फ एक पल की ख्वाहिश थी? तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे भाई की हाल ही में शादी हुई थी। मेरी भाभी की इच्छाएं भी अभी पूरी नहीं हुई थीं कि मेरे भाई ने शादी करके जल्दी ही बाहर जाने का फैसला कर लिया और जाते जाते मुझसे कह गया कि अब तू अपनी भाभी का ध्यान रखना, क्योंकि घर में तू ही अकेला रहेगा। मैंने भी अपने भाई से कह दिया कि कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, क्योंकि मैं भी अपने भाई की कमाई का आनंद उठाना चाहता था। एक दिन मेरी भाभी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। मैंने पूछा, भाभी क्या बात हो गई? भाभी ने कहा, तू जल्दी से मेरे कमरे में आ। और मैं भाभी के कमरे में चला गया। भाभी कहने लगी, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है, मेरे सिर की मालिश कर दे। मैंने कहा, भाभी यह मैं नहीं कर सकता। पर भाभी कहने लगी, तुझे यह करना ही पड़ेगा। मैं भाभी के सिर की मालिश करने लगा। भाभी कहने लगी, अब तू मेरे पीठ पर तेल लगाकर मालिश कर। फिर भाभी ने अपनी साड़ी ऊपर उठा दी। यह सब देखकर मुझे कंपी छूट गई। फिर मैंने भाभी की पीठ पर तेल लगाया और धीरे धीरे मालिश करने लगा। मेरा मन पूरी तरह से विचलित हो गया था। भाभी अजीब सी आवाजें निकालने लगी। बस फिर क्या था, मुझसे सब्र नहीं हुआ और मैं भाभी के वो दोनों पकड़ के लेने लगा। मेरी उम्र 24 साल थी। इन दिनों मैं घर में ही रहता था। मेरे भाई ने शादी इसलिए करवाई थी ताकि मैं अकेला महसूस न करूं। भाभी का नाम पूनम था और मैं भी उन्हें पूनम ही कहता था। अक्सर वह उदास ही रहती थी। कई बार मैंने उन्हें छिप छिप कर रोते हुए देखा था। मुझे लगा कि वह मेरे भाई को याद करती है, तभी छिप छिप कर रोती रहती है। पर ना ही मैंने कभी उससे यह बात पूछी थी और ना ही भाभी ने कभी खुलकर मुझसे यह बात बताई थी। रात को वह अपने कमरे में बंद हो जाती और कमरे से रोने की आवाजें आने लगती थीं। दरअसल मेरे भाई की शादी के अगले हफ्ते ही वह विदेश चला गया था। एक नई दुल्हन के लिए अपने पति के बिना रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन मेरे भाई ने तो शादी सिर्फ मेरे लिए ही की थी, क्योंकि मैं घर में अकेला रहता था और अब घर की जिम्मेदारी संभालने के लिए एक औरत का होना जरूरी था।
इसीलिए भाई भाभी को मेरे हवाले छोड़कर चला गया। पूनम भाभी बिल्कुल अकेली रहती थी, उसका ख्याल भी मैं ही रखता था। वह भी एक 28 साल की जवान औरत थी। रिश्ता ना मिलने के कारण मेरे भाई के साथ उसका विवाह हो गया था, क्योंकि बीतते समय के साथ उसकी उम्र भी बढ़ती जा रही थी। एक रात में सोने के लिए लेटा हुआ था जब भाभी मुझे आवाज देकर बुलाने लगी। मैं सोच रहा था कि इस समय भाभी को मुझसे क्या काम हो सकता है। यही सोचकर मैं जल्दी जल्दी भाभी के कमरे में चला गया, क्योंकि भाई ने जाते जाते सारी जिम्मेदारियां मुझ पर डाल दी थीं। उन्होंने कहा था कि मेरे बाद घर की जरूरतों का ध्यान रखना और सच्चे दिल से अपनी भाभी की सेवा करना, क्योंकि भाई के पैसों पर मैं ऐश करता था। इसलिए मैं यह नहीं चाहता था कि भाभी मेरी भैया से कोई शिकायत करें। जब भी भाभी ने वापस आने की बात की तो उसने कोई ना कोई चाल चलकर आने से मना कर दिया। रात के 12 बजे भाभी ने मुझे आवाज देकर अपने कमरे में बुलाया और मैंने यह सोचकर चला गया कि कोई जरूरी काम होगा, पर वहां जाकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि वह खुद बिस्तर पर लेटी हुई थी। मैं घबराकर दरवाजे पर ही रुक गया। भाभी को आवाज देकर पूछा, भाभी, मुझसे कोई काम था? मेरी आवाज सुनकर वह उठ गई और मैंने सोचा कि हमेशा की तरह अपने दुपट्टे से खुद को ढक लेगी, क्योंकि वह सारा दिन दुपट्टा लेकर रखती थी। मैंने कभी उसे इस तरह नहीं देखा था, पर मेरी आवाज सुनकर वह कहने लगी, समीर अंदर आजा, मुझे तुझसे कुछ जरूरी काम है। भाभी अभी भी वैसे ही लेटी हुई थी। मैं कमरे में गया, लेकिन मेरी नजरें झुकी हुई थीं और मैं शर्मा रहा था। मैंने भाभी को पहली बार इस तरह से देखा था। भाभी ने मेरी ओर मुड़कर देखा और मेरी झुकी हुई नजरों को देखकर कहने लगी, समीर, शर्माने की कोई बात नहीं है। इस घर में हमें ही एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा। मेरा पति तो विदेश में रहता है, लेकिन तू हमेशा यहाँ रहता है और मेरा ध्यान रखता है। यही सोचकर मैंने तुझे बुलाया कि मुश्किल वक्त में तू मेरा साथ देगा। भाभी की बात सुनकर मैंने हैरानी में उसकी ओर देखा। वह कहने लगी, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, क्या तुम मेरी मसाज कर दोगे? तुम्हारे भाई ने मुझे बताया था कि तुम बहुत अच्छी मसाज करते हो और उनके सिर का दर्द कुछ ही मिनटों में ठीक हो जाता है। भाभी की बात सुनकर मैं मुस्कुरा दिया, क्योंकि यह बात सच थी कि भाई जब यहाँ होते थे तो हमेशा मुझसे सिर की मसाज करवाते थे, लेकिन वह तो मेरा भाई था और भाभी की मसाज मैं कैसे कर सकता था। भाभी ने मुझे सोच में डाल दिया था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं सोच रहा था कि भाभी किस तरह की औरत है जिसने अपने देवर से मसाज करने के लिए कह दिया। उसे शर्म नहीं आई, जबकि यह कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन एक औरत का एक मर्द से मसाज करवाना, और वह भी अपने देवर से, अगर कोई और होता तो मना करने की बजाय उसे खरी खोटी सुना देता। लेकिन इस समय मैं भाभी के रहमो कर्म पर जी रहा था, इसलिए उसके सामने जुबान चलाने की हिम्मत नहीं थी और ना ही उसे मना कर सकता था। भाभी ने ड्रेसिंग टेबल पर रखी तेल की शीशी मुझे दिखाई और कहने लगी, बहुत अच्छा होगा अगर तुम मेरे सिर में मसाज कर दोगे। कहते हुए उसकी आंखों में नमी थी और मुझे लगा कि शायद वह बहुत तकलीफ में है, लेकिन मैं भाभी को इनकार नहीं कर सकता था। मैंने वह तेल उठाया और उसके बिस्तर के पास बैठ गया। फिर धीरे धीरे तेल उसके सिर पर लगाकर मसाज करने लगा। मैंने अपनी नजरें झुका ली थीं और किसी भी तरह के जज्बात महसूस करने से खुद को रोका हुआ था। मेरे हाथ उसके सिर पर तेल लगाते हुए बुरी तरह कांप रहे थे। मैंने आज तक भाभी की बहुत मदद की थी, लेकिन भाभी ने मुझसे कभी इस तरह की फरमाइश नहीं की थी। जैसे जैसे मैं तेल लगाता गया, भाभी की अजीब आवाजें कमरे में गूंजने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसे आराम मिल रहा हो। मैंने दोबारा उसकी ओर नहीं देखा और ना ही उसके चेहरे पर नजर पड़ी। मुझे शर्म का एहसास हो रहा था और मैं वहां से जाने की इच्छा कर रहा था, लेकिन मैं मजबूर था। अगर मैं भाभी को मना करता और ये बात मेरे भाई को पता चलती तो भाभी की कोई बात नहीं मानी जाती, वरना मेरा खर्चा पानी बंद हो जाता। भाभी की नीयत कुछ ऐसी थी कि उसने कभी भी किसी चीज से मना नहीं किया। मैं बिना किसी झिझक के उससे पैसे मांग लेता था और वह बिना सवाल किए मुझे दे देती थी। काफी देर तक मैंने मसाज करना जारी रखा और उसकी आवाजें कमरे में गूंजती रहीं। इसके बाद शायद उसे नींद आ गई थी, क्योंकि उसकी आवाज आना बंद हो गई। फिर मैं उठकर अपने कमरे में चला आया। पहली बार मैंने किसी औरत की इस तरह मसाज की थी और इस बात ने मेरे अंदर आग लगा दी थी। भाभी के गोरे चेहरे ने मुझे भी नशे में डाल दिया था। जैसे ही मुझे ख्याल आया
कि वह मेरे भाई की पत्नी है। मैंने सोचा कि अब मैं उसके कमरे में नहीं जाऊंगा। अगली सुबह भाभी पूरी तरह से दुपट्टा ली हुए थी और मेरे लिए रोटी बना रही थी। फिर मैंने आगे बढ़कर रोटी ली और वह मुझसे कहने लगी, समीर, तुमने मेरे सिर का दर्द खत्म कर दिया है। मैं तुम्हारा धन्यवाद करना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गया। मैंने कहा, असल में आप पूरा दिन घर में काम करती रहती हैं, इसलिए आप थक जाती हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके काम में मदद कर दूं, या फिर आप कोई नौकर रख लें। मेरी बात सुनकर भाभी कहने लगी, मुझे थकावट तब तक नहीं मिटेगी जब तक मेरा पति नहीं आएगा। उसी दिन मेरी थकावट दूर होगी। मैं उसके शब्दों को समझ नहीं पाया, लेकिन वह रसोई में चली गई और मेरे काम का समय हो गया। मैं घर से चला गया। सारा दिन मेरे दिमाग में भाभी ही घूमती रही। दोपहर को जब मैं घर आया, मेरी बहन भी घर आ गई थी। मैंने सोचा कि किसी भी तरह मौके की तलाश करके भाभी की मसाज वाली बात बता दूं, लेकिन वे दोनों इतनी मग्न थीं कि उन्हें मेरे लिए समय ही नहीं मिला। कुछ देर बाद मेरी बहन कहकर चली गई कि उसका पति काम से आने वाला है और मैं उसे मसाज की बात नहीं बता सका। थोड़ी देर आराम करने के बाद जब मैं कमरे से बाहर निकला तो देखा कि भाभी कपड़े धो रही थी और बहुत मुश्किल से कपड़ों की बाल्टी उठाकर छत पर ले जा रही थी। यह देखकर मुझे शर्मिंदगी हुई, क्योंकि वे सारे कपड़े मेरे थे और मेरी वजह से ही उसे इतनी तकलीफ सहनी पड़ रही थी। मैंने तुरंत भाभी को आवाज दी और वह पसीने से भीगी हुई थी। मैं बाल्टी पकड़कर छत पर चला गया और उसका साथ देते हुए कपड़े भी तार पर लटका दिए। जब हम वापस लौटे तो वह कुछ अजीब तरीके से आ रही थी, जैसे उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही हो। मैंने उससे कहा कि अगर वह कहे तो मैं उसे डॉक्टर के पास ले जा सकता हूँ। मुझे लगता था कि उसके सिर में दर्द हो रहा है। मेरी बात सुनकर उसने उदासी के साथ मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरी गलतियों का नतीजा है। भाभी की बात सुनकर मैं हैरान रह गया। उसने कहा, तू फिक्र मत कर, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी, और अपने कमरे में चली गई। पिछले कुछ दिनों से उसकी हर बात मेरे समझ से बाहर थी और यह मेरे लिए परेशानी बन गई थी। कभी कभी ऐसा लगता था कि वह कुछ छिपाने की कोशिश कर रही है। दोपहर खत्म हुई और शाम हो गई। मेरा दिल चाय पीने को कर रहा था। मैं भाभी के कमरे में जाकर उसे आवाज देने गया, लेकिन वह अपने कमरे में रो रही थी और किसी को कह रही थी, ये सब कुछ तेरे कारण हुआ है। आज जो मेरी हालत है उसका जिम्मेदार तू है। भाभी की बातें सुनकर मैं दरवाजे पर रुक गया। मुझे नहीं पता था कि वह किससे बात कर रही थी, लेकिन यकीनन वह मेरा भाई नहीं था। भाभी की बातों से मुझे समझ आया कि उसके सिर में दर्द की यही वजह थी कि वह किसी और के साथ गलत तरीके से बात कर रही थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब सुनकर मुझे क्या करना चाहिए। बिना सोच विचार किए मैंने अपने भाई को फोन कर दिया। मैंने उससे कहा, आप वापस क्यों नहीं आ रहे? वह कहने लगा, क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना? मैंने उसे बताया कि उसकी पत्नी कैसे हरकतें कर रही है और बस यही कहा कि उसे तुम्हारी याद आ रही है, इसलिए जल्दी आ जाओ। कुछ बातें करके उसने फोन काट दिया। फिर मैं सोचने लगा कि मुझे क्या करना ना चाहिए। फिर उस रात भाभी ने मुझे आवाज देकर अपने कमरे में बुलाया। मैं उसके कमरे में गया और वह लेटी हुई थी और सिर की मसाज करने के लिए कह रही थी। मैंने चुपचाप तेल की शीशी उठाई और उसके सिर में मसाज करने लगा। मैं सोच रहा था कि वह मेरे पास से अपने सिर की मसाज क्यों करवा रही है। मुझे लगता था कि जब मैं कॉलेज जाता तो घर में कोई आता होगा यह देखने के लिए। अगले दिन मैं कॉलेज से जल्दी वापस आया, लेकिन यह देखकर मैं हैरान हो गया कि घर तो बिल्कुल सुनसान था और घर में कोई नहीं था। मैं घर से थोड़ी दूर खड़ा था और कुछ देर बाद भाभी घर आई। पसीने से भीगी हुई वह घर का दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। मैं तुरंत घर गया और भाभी से पूछने लगा कि उसने पूरा दिन क्या किया। भाभी मुझे घर के कामों के बारे में बताने लगी, लेकिन उसने यह नहीं बताया कि वह बाहर क्यों गई थी। अब मुझे पक्का यकीन हो गया था कि वह कुछ न कुछ गलत कर रही थी। पूरा दिन मैंने इसी तरह बेचैन होकर बिताया। मैं भाभी का सच जानना चाहता था। फिर रात के समय भाभी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। मुझे पता था कि वह मुझसे मसाज करवाना चाहती है, लेकिन मेरा दिल इस बात के लिए मान नहीं रहा था। यह सच था कि उसके सिर में दर्द होता था और उसकी आवाज सुनकर मैं उसके कमरे में चला गया। मैंने तेल की शीशी उठाई और फिर मसाज करने लगा, लेकिन उसने मुझसे कुछ ऐसा कहा
कि मैं हैरान रह गया। उसने कहा, पहले लाइट बंद कर दे। ये पहली बार था जब उसने मुझसे लाइट बंद करने को कहा था। मैंने पूछा कि ये लाइट क्यों बंद करनी है, लेकिन वह गुस्से से मुझे देखने लगी। बार बार कहने पर मैंने लाइट बंद कर दी और मसाज के लिए तैयार हो गया। जब मैं उसके पास बैठा तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी इस हरकत से मैं हैरान रह गया। मुझे गुस्सा आया कि वह अपनी हद पार कर रही थी। मैंने गुस्से में कहा, ये आप क्या कर रही हो? उसने कहा, समीर, मैं तेरे साथ बहुत जरूरी बात करना चाहती हूं, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं रोशनी में तेरे साथ बात कर सकूं, इसलिए मैंने अंधेरा किया है। भाभी की आवाज में मुझे कुछ अलग सा एहसास हो रहा था। इसके बाद उसने मेरा हाथ पकड़कर अपनी बात कहनी शुरू कर दी। जो मैंने सुना उससे मेरे होश उड़ गए। उसने कहा कि उसे लड़कों का बहुत शौक है, लेकिन कोई भी उसके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता, इसलिए वह अकेली जिंदगी गुजार रही है। लेकिन बड़ी मुश्किल तब हुई जब उसकी जिंदगी में एक शख्स आया जिसने उसे प्यार और सपने दिखाए। जब भी वह पैसे मांगता वह उसे देती, लेकिन जब उसने शादी का कहा तो उसने मना कर दिया, क्योंकि वह थोड़ी बड़ी हो गई थी और वह उसके साथ शादी नहीं करना चाहता था। वह किसी और लड़की को चाहता था, क्योंकि वह काफी तरक्की कर चुका था। उसकी बदौलत ही उसने अपना छोटा मोटा कारोबार शुरू किया था। उसके पास सब कुछ आ गया था और उसे उसकी जरूरत नहीं रह गई। लेकिन इतने सालों बाद दो दो नौकरियों के कारण उसका साथ छोड़ दिया और अब उसे रोज कमर में दर्द और कभी सिर में दर्द होने लगा था। मैं बहुत दर्द सहन कर रही थी। जब तुम्हारे भाई का शादी का फैसला आया, मेरे माँ बाप ने मजबूर होकर तुम्हारे भाई से मेरा शादी करवा दी और मैं शादी करके यहाँ आ गई। लेकिन हर समय मुझे यही पछतावा होता था कि मैंने किस तरह के व्यक्ति के पीछे अपने आप को बर्बाद किया, जो कभी मेरा था ही नहीं। मेरे भाई भाइयों ने मेरी कदर नहीं की और ना ही मेरे प्यार ने। फिर मुझ पर सबसे बड़ा दुख तब आया जब मुझे पता लगा कि तुम्हारे भाई ने विदेश में शादी कर ली है। तुम्हारे भाई ने कुछ दिन पहले मुझसे फोन करके बताया कि उसने वहां शादी कर ली है और ये शादी सिर्फ तुम्हारे साथ इस घर के लिए की गई थी। ये सुनकर मैं हैरान रह गई। मेरा ध्यान इसी बात पर लगा रहा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की इज्जत करने में बिता दी, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। मैं इसी सोच में डूबी रही। एक दिन मैं छत पर कपड़े धोते धोते गिर गई। इससे मेरे कमर में दर्द होने लगा और मजबूरी में मुझे तुमसे मसाज करवानी पड़ती थी। मुझे शर्म आती थी कि मैं तुम्हारे पास आकर मसाज कराती थी, लेकिन मैं क्या करती? तुम्हारे अलावा मेरा कोई सहारा नहीं था। कल मैं अपने घर गई थी। मैंने अपनी माँ को अपने पति की दूसरी शादी के बारे में बताया तो उसने कहा कि अब मैं कब तक ऐसी जिंदगी गुजारूंगी। ये सुनकर मैं टूट गई और वापस घर आ गई। मुझे पता था कि मेरी जिंदगी में अब कुछ भी नहीं बचा। आज तुम्हारे सामने सब कुछ इसलिए कह रही हूं क्योंकि मैं तुम्हारे पास मसाज करवाने आती थी। मुझे शर्म आती थी, लेकिन आज नहीं तो कल तुम्हें यह बात पता चलने वाली थी कि तुम्हारा भाई दूसरी शादी कर चुका है और अब वह कभी वापस नहीं आएगा। इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें अपनी सारी सच्चाई बता दूं। ये कहकर भाभी रोने लगी। शुक्र है कि भाभी ने कमरे की लाइट बंद कर दी थी। मुझे इस बात का बहुत अफसोस हुआ कि मेरे भाई ने बहुत बुरा सलूक किया। पहले ही उसके साथ बहुत बुरा हो चुका का था और अब उसने भी उसे छोड़ दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें हमारे भाई बहनों की भी गलती थी। हमने कभी उसे वापस आने नहीं दिया। उसकी उम्र बीत रही थी और कब तक वह अकेले रहेंगे। फिर उसने किसी दूसरी औरत से शादी कर ली। काफी देर बाद भाभी ने कहा कि मैं अपनी पूरी जिंदगी इस घर में चुपचाप गुजार दूंगी। मैं तुम्हारा भी ध्यान रखूंगी और तुम्हारे घर का भी ख्याल रखूंगी। बस तुम मुझे इस घर से मत जाने देना। तुम्हारा भाई अब कभी भी वापस नहीं आएगा और मैं भी यहीं रहूंगी। मुझे डर है कि एक दिन तुम मुझे इस घर से निकाल दोगे। मैंने भाभी से कहा कि ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम इस घर को जिस तरह संभालती हो ऐसा कोई नहीं कर सकता। लेकिन तुम अकेली जिंदगी क्यों काटना चाहती हो? मेरे भाई से तलाक लेकर मेरे साथ शादी कर लो। मेरी बात सुनकर भाभी हैरान रह गई। मैंने उठकर कमरे की लाइट जलाई और कहा, खुशियों का भी तुम्हारा हक है। मेरी पढ़ाई पूरी होने वाली है और मैं जल्दी नौकरी कर लूंगा। तब अब तक तुम अपना तलाक करवा लो, तलाक वगैरह ले लो। मैं जल्दी ही तुमसे शादी कर लूंगा और एक नई जिंदगी शुरू कर दूंगा। हमारी दोस्ती है,
जब तुम्हारे माता पिता को सच पता चलेगा तो उन्हें मना नहीं करेंगे। भाभी ने कहा कि मैं उम्र में बहुत बड़ी हूं, लोग बातें करेंगे, दुनिया क्या कहेगी। मैंने कहा, इस दुनिया ने हमें क्या दिया है, और जो तुम दुनिया के बारे में सोच रही हो, मुझे इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है। मेरी बात सुनकर भाभी रोने लगी। मैंने उसी वक्त भाभी की मां को फोन किया और सारी बात बता दी। वह भी बहुत शर्मिंदा हुई और उन्होंने माफी मांगी। फिर भाभी ने अपने भाई से तलाक ले लिया। कुछ महीनों बाद मेरी पूनम से शादी हो गई और हम बहुत खुश हैं। मैं उम्र में थोड़ा छोटा था, लेकिन मैंने उसे वह सुख दिए जो मेरा भाई और उसका एक्स बीएफ नहीं दे सके। भाभी मुझसे इतनी खुश हो गई और हम रोज रात को खूबसूरत नज़ारे देखने जाते थे। आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी? सच्चा प्यार वही है जो दिल से दिल मिलता है, बिना किसी सामाजिक रुकावट या उम्र के फर्क के। समाज से ज्यादा महत्वपूर्ण है अपने रिश्तों में सच्चाई और खुशहाली की तलाश करना। आपने जिस तरह से अपने रिश्ते को समझा और सही तरीके से कदम उठाया, वह यह दिखाता है कि अगर हम सच्चे इरादों और समझदारी के साथ कदम बढ़ाते हैं तो मुश्किलें आसान हो सकती हैं। भाभी की स्थिति में पहले डर और समाज के नजरिए के कारण वह संकोच करती हैं, लेकिन जब आपने उनका समर्थन किया तो उनका आत्मविश्वास बढ़ा और वे सही रास्ते पर चल पाईं। इसी तरह हम सभी को अपने रिश्तों में समर्थन और विश्वास की जरूरत होती है, ताकि हम एक दूसरे के साथ खड़े रह सकें और एक बेहतर भविष्य की दिशा में आगे बढ़ सकें। यह कहानी यह भी बताती है कि रिश्तों में सच्चाई, समझ और परवाह होना जरूरी है। जब दो लोग एक दूसरे के प्रति ईमानदार और सच्चे होते हैं तो उनका प्यार और रिश्ता परिपूर्ण होता है, चाहे वह उम्र में छोटे हों या बड़े। रिश्ते में सुख और संतुष्टि सिर्फ बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि दो दिलों के बीच की समझ और प्रेम से आती है। सुविचार: रिश्तों में सबसे अहम बात समझ और सच्चाई होती है, क्योंकि जब दिल सच्चे होते हैं तो दुनिया की बातें मायने नहीं रखती। सच्चा प्यार वह है जो न केवल ख्वाबों को पूरा करता है, बल्कि मुश्किलों को भी आसान बना देता है। आपकी कहानी की गहराई इस बात को और भी स्पष्ट करती है कि सच्चे रिश्ते में उम्र, पारिवारिक बाधाएं या समाज की धारा कोई मायने नहीं रखती। असल में रिश्तों में जो सबसे अहम होता है वह है समझ, प्यार और परस्पर विश्वास। जब आप भाभी को उनके डर और शंकाओं से बाहर निकालकर उनके पक्ष में खड़े हुए, तो न केवल आपने उनके जीवन को बदल दिया, बल्कि आपने एक मिसाल भी पेश की कि किसी भी रिश्ते में सबसे जरूरी बात यह है कि हम एक दूसरे को समझें और सहारा दें। यह कहानी यह भी सिखाती है कि समाज का दृष्टिकोण तब तक महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए जब तक वह किसी के व्यक्तिगत स्वतंत्रता या खुशियों में बाधा न डाले। रिश्तों में आत्मसम्मान और खुशी की अहमियत को समझना बहुत जरूरी है, और कभी-कभी हम अपनी पूरी जिंदगी को दूसरों के विचारों से नहीं जोड़ सकते। अगर हम खुद को और दूसरों को सच्ची खुशी और प्रेम दे सकते हैं, तो यह दुनिया के दृष्टिकोण से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। आपकी जीवन यात्रा और निर्णय यह दिखाते हैं कि असल प्रेम और सच्चाई वही है जो बिना किसी भय या संकोच के अपनाया जाए। जब हम अपने रिश्तों को इस तरह से समझते हैं, तो जीवन अधिक संतुलित और खुशहाल हो जाता है। जब दो दिल एक दूसरे को बिना किसी शंका या संकोच के स्वीकार करते हैं, तो वो रिश्ता सच्चा और परिपूर्ण होता है। समाज से अधिक महत्वपूर्ण है अपने रिश्तों में प्यार, समर्थन और समझ का होना। यही असली सफलता है। इस कहानी से यह भी सीखने को मिलता है कि जीवन में हमेशा सही समय और सही दिशा में कदम उठाना जरूरी होता है, चाहे वह किसी भी रूप में हो।